नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, लगभग 80 साल की उम्र है। उम्मीद की जाती है कि ऐसे पद पर और ऐसी वय के लोग जब बोलेंगे तो एक गरिमा का ध्यान रखेंगे, लेकिन जब मालिक के सामने वफादार बोलता है तो ये इन सब चीज़ों को भूल जाता है। वही हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। राजस्थान के अलवर में वो राहुल गांधी की मौजूदगी में बोल रहे थे, तो जाहिर है कि उनको अपनी वफादारी साबित करनी थी, और वफादारी कांग्रेस पार्टी में साबित करने का एक ही तरीका है, संघ परिवार मोदी बीजेपी को गाली देना। इससे आपकी वफादारी पर फिर उसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाता। जो गाली देता है वो कांग्रेसी है असली, वही कांग्रेस की विचारधारा को मानता है, बल्कि यही कांग्रेस की विचारधारा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उस परीक्षा में बिल्कुल 100 में 100 नंबर लेकर आए। इस मुद्दे पर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई, गांधी परिवार ने कुर्बानी दी है, हमारे दो नेता शहीद हुए हैं। आपने क्या किया है? आपके यहाँ तो एक कुत्ता भी नहीं मरा। अब विपक्ष के नेता राज्यसभा में, वो भी अपर हाउस है, उसके नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ये भाषा शोभा नहीं देती। राज्यसभा में ये मुद्दा उठा कल और उस पर हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे टस से मस नहीं हुए। उनको मालूम था कि अगर वो अपनी बात से पीछे हट गए तो फिर पार्टी में उनके लिए जो है बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो सब अलग बात है। मैं आज बात कर रहा हूँ कि ये जो पिछले 75 साल से झूठ चलाया जा रहा, सफ़ेद झूठ, कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, कि इस परिवार ने बहुत त्याग किया है, ये दोनों नैरेटिव खड़ा किया गया इस परिवार को हमेशा आगे दिखाने के लिए, बलिदानी दिखाने के लिए, त्यागी दिखाने के लिए, देश के प्रति समर्पित दिखाने के लिए। शुरू से शुरू करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? सितंबर 1946, 1946 सितंबर। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की। तो किसके लिए? जाहिर है कि भारत का संविधान बना नहीं था। उन्होंने शपथ ली ब्रिटेन की महारानी के नाम की, और झंडा कौन सा लहरा रहा था? यूनियन जैक, तिरंगा नहीं, कांग्रेस का भी झंडा नहीं, यूनियन जैक। शपथ किसने दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हीं के नाम की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनने को तैयार हो गए। और वो जवाहरलाल नेहरू, जिनको कांग्रेस में कोई नहीं चाहता था प्रधानमंत्री बने। अगर महात्मा गांधी ने अपना वीटो न इस्तेमाल किया होता तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री न बन पाते। तो इस परिवार की जो यशोगाथा है, शायद वहीं ख़त्म हो गई होती। लेकिन भारत के भाग्य में कुछ और लिखा था, तो इसलिए जो है गांधी जी ने अपना वीटो लगाया। जितने स्टेट कमेटीज़ के रेजोल्यूशन आए थे सबको दरकिनार किया गया, और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया। प्रधानमंत्री बने तो जिस अंग्रेज़ से लड़ रहे थे उसके खिलाफ नहीं, उसके समर्थन से और उसकी कृपा से जवाहरलाल नेहरू पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये लड़ाई थी कांग्रेस पार्टी की। दूसरी बात, आज़ादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी फॉर्मल सेंस में। वो एक मंच था जिस पर अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें शरीक थे। समाजवादी भी थे, उसमें वामपंथी भी थे, उसमें मध्यमार्गी भी थे, और उसमें जो है दक्षिणपंथी भी थे। तो हर विचार के लोग उसमें शामिल थे। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, और मान लें कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, तो जिस पार्टी ने आज़ादी दिलाई, जिस कांग्रेस पार्टी ने, आज की कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं। वो आज़ादी के दौर की पार्टी तो ख़त्म हो गई पहली बार 1969 में जब स्प्लिट हुआ, और पूरी तरह से 1978 में जब कांग्रेस का नाम बदलकर कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा कर दिया गया। वहाँ से कांग्रेस का जो आज़ादी के आंदोलन की विरासत थी उससे नाता टूट गया। तो आज की कांग्रेस का आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। और फिर अगर कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई तो शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग क्या कर रहे थे? और इन सब से बढ़कर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या किया? उन लोगों का आज़ादी के आंदोलन में, भारत को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, जिस इतिहास को 75 साल से छिपाया गया, दबाया गया, कोशिश की गई कि किसी भी तरह से बाहर ना आने पाए, वो इतिहास बताता है कि अंग्रेज़ अगर किसी से डरते थे तो उसका नाम जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी नहीं था, उस शख्स का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 की विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए हैं, ये बात अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता थी। इसीलिए समय से पहले आज़ादी देकर चले गए। उनको पता था कि अगर नेताजी दूसरी बार सेना को फिर से पुनर्गठित करके आक्रमण करेंगे तो बचाव करना बहुत कठिन हो जाएगा। जो ब्रिटिश सेना में भारतीय जवान हैं वो विद्रोह कर सकते हैं। इन सब मुद्दों के चलते, इन सब बातों के चलते अंग्रेज़ समय से पहले चले गए, नेहरू जी को गद्दी सौंपकर, नेहरू जी पर कृपा करके। पहली कृपा इस परिवार पर की महात्मा गांधी ने, दूसरी कृपा की ब्रिटिश सरकार ने, और जिस त्याग की बात करते हैं उस पर भी आते हैं। तो इस गांधी परिवार ने, जिसका आज़ादी के आंदोलन में योगदान किसी दूसरे नेता से ज़रा भी ज़्यादा नहीं था, कम ही था। क्या महात्मा गांधी का, क्या सरदार पटेल का, क्या मौलाना आज़ाद का, क्या राजा जी का, या दूसरे जो नेता थे उनका कोई योगदान ही नहीं था आज़ादी के आंदोलन में? सिर्फ इसी परिवार का योगदान था। अगर उन लोगों का मान लीजिए कि इनसे कम भी योगदान था, तो आखिर ये क्या वजह है कि इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने 38 साल तक इस देश पर राज किया? इस देश का एहसानमंद होने की बजाय ये इस देश पर एहसान जताते हैं कि हमने राज किया आपके ऊपर, इसका एहसान मानिए और उस एहसान की कीमत चुकाते रहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार के लोगों को सत्ता सौंपते रहिए। ये भारत अब वो भारत नहीं है, बदल रहा है, बदल चुका है काफ़ी कुछ। उसको समझ में आ गया है कि उसको किस तरह से ठगा गया, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, किस तरह से एक झूठा विमर्श खड़ा करके एक परिवार का महिमा मंडन किया गया। उनको लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज बनाने की कोशिश की गई और उसमें वो सफल रहे, पूरी तरह से सफल रहे। आप आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ें तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने कुछ किया तो ये नेहरू गांधी परिवार। ये गांधी सरनेम भी उधार का है, ये भी इनका अपना नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब बात आती है बलिदान की। सवाल ये है कि बलिदान किसने दिया और क्यों? नाम 2 लिए जाते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। दोनों आतंकवादियों के निशाने का शिकार हुए। इंदिरा जी को उनके अपने ही अंगरक्षकों ने मारा और राजीव गांधी को लिट्टे के आतंकवादियों ने ह्यूमन बॉम्ब के जरिए मारा। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि ये घटनाएं हुई क्यों। पहली बात तो कांग्रेस को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि वो अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की रक्षा नहीं कर पाई। ये है कांग्रेस की देन। जिस पार्टी की सरकार देश के प्रधानमंत्री की को सुरक्षा नहीं दे सकती, वो पार्टी सत्ता में एक दिन भी क्यों होनी चाहिए। और दूसरी घटना जो राजीव गांधी के साथ हुई, उस समय भी कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार थी, कोई विपक्षी सरकार नहीं थी। तो अब इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई? इस बात को जाने बिना इसको शहादत का नाम देना बहुत न्यायोचित नहीं होगा। भिंडरा वाले, जरनैल सिंह भिंडरा वाले, उसको आतंकवादियों का मसीहा बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। पंजाब में सिख मिलिटेंसी को शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। वो 1985 का चुनाव जीतने के लिए ये सब कर रही थी। उनको लगता था कि उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जितना वो आगे चलाएंगी आगे चलेगा, उसके बाद जब चाहेंगी कंट्रोल कर लेगा। वही अभी जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए कहा है कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो ये मत सोचिए कि वो पड़ोसी को ही डसेगा। वही हुआ कांग्रेस और इंदिरा गांधी के साथ। जो मिलिटेंसी उन्होंने शुरू कराई, जो सिख आतंकवाद उन्होंने शुरू कराया, उसने ही उनको डसा।
इंदिरा जी की हत्या होती ही नहीं किसी भी हालत में अगर भिंडरांवाले को उन्होंने पैदा न किया होता, अगर भिंडरांवाले को उन्होंने आगे बढ़ने का उसका साम्राज्य फैलाने का मौका न दिया होता। ऐसे कई मौके आए जब वो चाहती तो भिंडरांवाले को रोक सकती थी मतलब फोर्स के जरिए ही। ऐसे कई मौके आए जब इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी कि ऐसा कदम उठाकर उसको रोका जा सकता है, उसको स्वर्ण मंदिर से निकाला जा सकता है। इस तरह की कई किताबें आ चुकी हैं। आईबी के पूर्व अधिकारी जो इस सिख मिलिटेंसी के दौरान इन सब ऑपरेशन से जुड़े रहे, जीबीएस सिद्धू, उनकी किताब है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे इस भिंडरांवाले को इतना बड़ा बनने दिया इंदिरा गांधी ने। वो चाहती तो उसका दमन कर सकती थी, उसको ख़त्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि उसके बाद वो उनके कंट्रोल से बाहर चला गया। और इंदिरा गांधी को अच्छी तरह से पता था, वो बार बार आर.एन. काओ जो रॉ के प्रमुख थे, उसके अलावा जो इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, उनकी बैठक में कहती थी कि ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक हो गया। इंदिरा गांधी को पता था कि उन्होंने जो किया है उसके नतीजे से वो बच नहीं सकती। इसी तरह से राजीव गांधी की बात कीजिए। पहले इंदिरा गांधी ने शुरू किया श्रीलंका में, जाफना में एलटीटी को समर्थन देना, उसको हथियार देना, तमिलनाडु में चेन्नई में बुलाकर उनको ट्रेनिंग देना, उनको पैसे देना, उनको हर तरह की लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराना और उनको जो है हर तरह का समर्थन देना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये काम राजीव गांधी ने किया। यहाँ तक होता तब भी शायद कुछ न होता। अगर राजीव गांधी का एक बड़ा गलत फैसला जो इंदिरा गांधी ने किया भिंडरांवाले के बारे में, वही राजीव गांधी ने किया IPKF को भेजकर, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय सेना को, जिस आतंकवादी संगठन को आपने पाला पोसा, बड़ा किया, हथियार दिया, पैसा दिया, ट्रेनिंग दी, उन्हीं के खिलाफ लड़ने के लिए भारत की सेना को भेज दिया गया। सैकड़ों जवान अधिकारी मारे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार? पंजाब में जो हजारों निर्दोष लोग मारे गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई कांग्रेसी जिम्मेदारी लेगा? गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेगा? जो श्रीलंका में हमारे फौजी मारे गए, हमारे जवान मारे गए, हमारी लड़ाई नहीं थी। कोई भारत से उनकी लड़ाई नहीं थी श्रीलंका की। हम क्यों लड़ने गए उस लड़ाई में? और बिना किसी तैयारी के, बिना किसी इंटेलिजेंस इनपुट के हमारे जवान सिटिंग डक की तरह मारे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार था? राजीव गांधी अगर जिम्मेदार नहीं थे, उनकी सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं थी, तो और कौन जिम्मेदार था? उसकी कीमत उन्होंने चुकाई। उन्होंने नहीं चुकाई, सैकड़ों जवानों अफसरों ने चुकाई, पंजाब में हजारों निर्दोष लोगों ने चुकाई इंदिरा गांधी की गलत पंजाब नीति की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। 40% जम्मू कश्मीर आपने पाकिस्तान को दे दिया नेहरू जी के ज़माने में। 42,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन ले गया नेहरू जी के ज़माने में। उसकी बात उठाइए तो इतिहास में मत जाइए, लेकिन परिवार के बलिदान की बात, आज़ादी दिलाने की बात, इस सब की बात कीजिए। तो जो हमको सूट करता है उसकी बात कीजिए। यानी हमने जो नैरेटिव बनाया है ये 60-70 साल में, सिर्फ उसी की बात कीजिए, सच्चाई की बात मत कीजिए। हमसे सवाल मत पूछिए ऐसे जिसका हमारे पास जवाब ना हो। तो कांग्रेस पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। आखिर में एक सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि इस परिवार के एहसान तले देश कब तक दबा रहेगा, कब तक इनके तथाकथित एहसान के बदले दबे रहना पड़ेगा। आज का भारत इसके लिए तैयार नहीं है। ये बात कांग्रेस के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी को मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि ये पार्टी अतीत जीवी हो गई है। इसको अतीत में इसके साथ जो अच्छा हुआ है सिर्फ वो बातें याद रहती हैं। इसने जो देश के साथ बुरा किया है, इसके नेताओं ने जो देश के साथ बुरा किया है, देश के लोगों के साथ बुरा किया है, उस सब का इनकी स्मृति से लोप हो गया है और उसकी याद दिलाने पर ये बौखला जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, फिर गाली गलौज पर उतर आते हैं। मोदी की आलोचना कीजिए, बीजेपी की सरकार की आलोचना कीजिए, बीजेपी की आलोचना कीजिए, संघ की आलोचना कीजिए, संघ परिवार की आलोचना कीजिए, समझ में आती है बात। लेकिन गाली गलौज और इस आलोचना के चक्कर में देश के विरोध में, आखिर चीन पर सवाल मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में कहा था
फिर पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी को क्या नैतिक हक है चीन पर सवाल उठाने का? जो उनके पुरखों ने किया उसको छोड़ दीजिए, उन्होंने जो किया, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से MOU साइन किया, जो चीन के एम्बेसडर से रात में डोकलम के समय चुपके चुपके मिलने गए, ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी चीन पर ऐसी बातें बोलते हैं जिसका फ़ायदा चीन को मिले? ये सब सवाल हैं जो देश के लोगों को इनसे पूछना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि इनके गढ़े हुए विमर्श से बाहर निकलकर सच्चाई देखने और दिखाने का। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।